बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने सोप का जो बैच प्रोसेस था, बैचेटर प्रोसेस था, उसको डिस्कस किया था और उस प्रोसेस से जो ग्लिसरीन की रिकवरी थी, वो हमने साथ में पढ़ी थी। अब हम दूसरा प्रोसेस जो इम्पोर्टेंट है और मॉडर्न प्रोसेस है सोप मैन्युफैक्चरिंग का, उसको डिस्कस करेंगे। ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है या इसको हम काउंटर करंट मेथड कहते हैं सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये प्रोसेस बैच प्रोसेस के निस्बत ज़्यादा एफिशिएंट है और यहाँ पर हमारे पास हाई यील्ड मिलती है फैटी एसिड्स की और ग्लिसरीन की रिकवरी जो है वो भी ज़्यादा एफिशिएंट है और रिलेटिवली लो लेबर कॉस्ट है और ज़्यादा एक्यूरेट और एक ज़्यादा ऑटोमेटिकली कंट्रोल जो प्रोसेस है उसके तहत सोप की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और हमारे पास जो है वो जो सोप इस प्रोसेस से बनाया जाता है वो भी कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज उसकी रहती हैं क्योंकि हम उसमें स्पेसिफिक जो फैटी एसिड्स हैं उनकी कॉम्पोजिशन यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि जो हमारे पास जितने भी नेचुरल सोर्सेज़ हैं फैटी एसिड्स के, चाहे वो एनिमल ओरिजिन के हैं या चाहे वो प्लांट ओरिजिन के हैं, वो कभी भी एक ही तरह के ग्लिसराइड से मिलकर नहीं बने होते हैं या उनसे एक ही तरह के फैटी एसिड्स जो है वो हमें नहीं मिलते। हमेशा हमारे पास जो है वो मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और ये मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड्स में से हमने डिज़ायर्ड फैटी एसिड्स को सेपरेट करना होता है, उसको हाइड्रोलिसिस के ज़रिए और फिर उससे अपनी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है। ताकि हर बार जब हम सोप बनाएँ तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कंपोज़िशन हो फैटी एसिड्स की और हमें डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इससे मिल रही हैं, ठीक है जी? तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है कि हम सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो फैटी एसिड्स चूज़ करना चाह रहे हैं वो हर बार एक जैसी कंपोज़िशन की हम लेके चलें या जो हम डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ सोप की हासिल करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही हम वहाँ पे फैटी एसिड इस्तेमाल करते हैं। जबकि बैच प्रोसेस के अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं थी क्योंकि हम वहाँ पे डायरेक्ट ही सोडियम हाइड्रॉक्साइड या अल्कली के साथ रिएक्शन करवा देते थे। अच्छा, फ्रॉम नेम इट्स क्लियर इट्स कंटीन्यूअस प्रोसेस और काउंटर कैंट मेथड। एज़ यू कैन सी दैट सबसे पहले हमें यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती है, जो केमिकल रिएक्शन आपके साथ पहले डिस्कस किया गया था। उसमें जो ट्राइग्लिसराइड्स थे उनकी हाइड्रोलिसिस की जाती थी, जिसके नतीजे में हाइड्रोलिसिस के नतीजे में ग्लिसरीन और साथ में फैटी एसिड्स की प्रोडक्शन होती थी। सो जब फैटी एसिड थी जो हम फैट्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, फैट्स हैं या जो भी हमारे पास ऑयल्स हैं, तो उनकी सबसे पहले हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं और इस हाइड्रोलिसिस के नतीजे में ग्लिसरीन और फैटी एसिड्स बनेंगे। जो फैट्स हम लेके यहाँ पे चलना चाह रहे हैं या ऑयल्स हमारे पास है, ऑफ कोर्स उसको प्योर होना चाहिए, चाहे वो एनिमल ओरिजिन से हो या प्लांट बेस्ड हो फैटी एसिड्स। उन सबको हम यहाँ पे प्योरीफाइड कंडीशन में कैटलिस्ट के साथ यहाँ पे ब्लेंड करते हैं, ब्लेंडिंग टैंक। प्योरिटी की बात पहले भी हो सकी कि एनिमल ओरिजिन से है तो ब्लड के उसके अंदर क्लॉट्स ना हो, तो इसके साथ एनिमल के जो है वो स्किन ना हो या कोई मीट ना हो। और अगर ये प्लांट से आ रहे हैं तो फिर प्लांट्स के साथ साथ कुछ दूसरी इम्प्योरिटीज या कंटामिनेंट्स हैं वो मौजूद नहीं होनी चाहिए, जो कि फैटी एसिड्स के साथ होती हैं, जो कि प्लांट से आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसको कैटलिस्ट कैटलिस्ट हम यहाँ पे यूजुअली जिंक ऑक्साइड को यूज करते हैं, ठीक है जी। जिंक ऑक्साइड जो है वो कॉमनली इस्तेमाल होने वाला कैटलिस्ट है जो कि हम यहाँ पे ब्लेंड करते हैं उसको कैटलिस्ट के साथ और फिर इसके बाद इसकी ब्लेंडिंग करते हैं ताकि प्रॉपरली ये मिक्स हो जाए और हाइड्रोलाइजर टावर की तरफ लेके जाए। हाइड्रोलिसिस का जो रिएक्शन है कंडीशन यहाँ पे मेंशन है, तकरीबन 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है यहाँ पे मेंटेन किया जाता है और 50 एटमॉस्फेरिक के करीब प्रेशर यहाँ पर, ठीक है जी। ये 4 मेगापिक्सल यहाँ पे आपके पास लिखा होगा। एक्चुअली ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस की जो फ्लो शीट डायग्राम है, ये शेरिफ की जो बुक है केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज, वहाँ से ली गई है, ठीक है, 5th एडिशन से। और उसका चैप्टर है 29वां सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, वहाँ पर ही मेंशन। तो ये फ्लो शीट डायग्राम एक्चुअली हमने वहाँ से लिए और प्रॉक्टर एंड गैम्बल जिसके तहत प्रोसेस बनाते हैं, ये उसको एक्चुअली उन्होंने कॉपी किया हुआ है। तो वहाँ पे अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आप दोनों ब्रैकेट में लिखा होगा कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक ब्रांड है, बहुत सारी कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्शन के लिए चीज़ों के इस्तेमाल का नाम करते हैं ये। तो उनके प्रोसेस से ही उन्होंने इसको ड्राइव किया।
सो हाइड्रोलाइजर टैंक के अंदर हम यहाँ पे काम शुरू करते हैं। तकरीबन 20 से 30 मीटर इसकी हाइट होती है। टेम्परेचर जो है वो 250 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट्स रिलेटिवली हाई प्रेशर 50 एटमॉस्फेरिक। यहाँ पे इसकी हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करते हैं। हॉट वाटर जो हम यूज करते हैं स्टीम, वो हम टॉप से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बॉटम से हमारे पास यहाँ पे फैट जो है उसको हम कलेक्ट करते हैं। तो मिडल ऑफ दैट टावर, हाइड्रोलाइजर टावर, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है हाइड्रोलिसिस का। जो फैट्स नीचे से आ रही होती हैं और जो स्टीम ऊपर से आ रही होती है, इन द मिडल दे मीट विद ईच अदर और एज ए रिजल्ट हाइड्रोलिसिस टेक्स। हाइड्रोलिसिस जब होती है तो हमारे पास जो है ट्राइग्लिसराइड्स को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो साथ में स्टेरिक एसिड और ग्लिसरीन। स्टेरिक एसिड की एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। इसके साथ साथ और भी जितने फैटी एसिड उन सबकी प्रोडक्शन होती है। ये सारे फैटी एसिड जो है ये सरफेस के ऊपर जो है वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और जो बॉटम है यहाँ पे ग्लिसरीन कलेक्ट होना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जो है वो डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से ये सेपरेशन हो रही होती है। जो फैटी एसिड्स हैं दे आर रिलेटिवली लेस डेंस, दे आर कलेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। और जो ग्लिसरीन है इट हैज मच मोर डेंस मच हायर डेंसिटी देन फैटी एसिड्स दैट इज कलेक्टेड एट द बॉटम और इसको हम यहाँ से ले लेते हैं। तो जो ऊपर से आने वाला वाटर है वो जब भी मिडल में मिलता है किसी भी फैटी एसिड्स या ऑयल्स के या ट्राइग्लिसराइड्स के मिक्सचर के साथ, तो वो कोशिश करता है कि हाइड्रोलिसिस के बाद जितनी ग्लिसरीन है उसको अपने साथ नीचे लेता जाए। सो वाटर तमाम ग्लिसरीन को नीचे की जानिब लेता चला जाएगा और जो नीचे से आने वाले फैट्स हैं ये जब ऊपर की जानिब ट्रेवल करते हैं तो इस ट्रैवलिंग के दौरान जितने भी फैटी एसिड्स जो कि यहाँ पे हाइड्रोलाइज्ड होकर एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बने तो ये उनको अपने साथ कंबाइन करता हुआ सरफेस के ऊपर लेकर चला जाता है। सो एक काउंटर करंट जो है वो जनरेट हो रहा होता है और इस काउंटर करंट से बॉटम में आपके पास एक फ्रैक्शन और टॉप के ऊपर दूसरी फ्रैक्शन जो है वो कलेक्ट हो रही है। यही एक मेन डिफरेंस है जो बैच प्रोसेस से है, जो बिल्कुल डिफरेंट है कि वहां पर हम यहाँ पे डायरेक्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जबकि यहाँ पे डायरेक्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करवाते, बल्कि हम इसको वाटर के साथ अंडर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैटलिस्ट एट अ वेरी हाई प्रेशर इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। कोशिश करते हैं कि फैट्स जो है ये एयर के साथ एक्सपोज ना हो ताकि इनकी ऑक्सीडेशन ना हो। सो बॉटम में कलेक्ट होने वाली ग्लिसरीन जो है उसको हम ले जाते हैं मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स की जानिब। तो ये जो मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स हैं यहाँ से हम ग्लिसरीन की कॉन्सेंट्रेशन का काम कर रहे हैं। ठीक है जी। और बेसिकली यहीं से ही हमारे पास क्रूड ग्लिसरीन मिलती है जिसकी इनिशियल स्ट्रेंथ जो है वो तकरीबन 10% के करीब होती है, जिसको हम बाद में कंसंट्रेट करते चले जा रहे हैं। ठीक है जी। सो डेंसिटी की डिफरेंस वजह से जो ग्लिसरीन हमारे पास आती है उसको हम यहाँ पे मल्टीपल इफेक्ट वेपरेटर या ट्रिपल इफेक्ट वेपरेटर की तरफ लेके जाते हैं। इनिशियल स्ट्रेंथ जो है वो 10 से 15% होती है, जिसको हम बाद में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इस फ्लोशीट डायग्राम के बाद में उस फ्लोशीट डायग्राम दूसरी को उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। जो कि फैटी एसिड जो होते हैं ये टॉप सरफेस के ऊपर है यहाँ पर। ठीक है जी। और यहाँ से इसको हम पंप के जरिए जो है वो स्किम ऑफ कर लेते हैं। ठीक है जी। और इनको हम यहाँ पर फ्लैश टैंक के अंदर लेके जाते हैं। फ्लैश टैंक के अंदर इनिशियली चूंकि हमारे पास ये जो फैटी एसिड्स हैं इनके साथ एक बड़ा प्रोपोर्शन वाटर का भी मौजूद होता है और ये मिक्सचर्स हैं, तो फ्लैश टैंक के अंदर जाकर तो हम इसका प्रेशर जो है वो रिड्यूस करते हैं। ठीक है जी। तो वो जो हमारे पास हाई प्रेशर के ऊपर यहाँ पे स्टीम थी और जो कंबाइन होकर यहाँ पर आ रही थी फैटी एसिड्स के साथ, तो फ्लैश टैंक के अंदर जाने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर प्रेशर रिलीज किया जाता है। तो ऐसा करने से एक बहुत बड़ी फ्रिक्शन जो है वाटर की जो यहाँ से इसके साथ आ रही थी वो जो है स्टीम के अंदर वो जो है वो एपरेट होना शुरू हो जाती है और वो आप समझ लें कि जो फैटी एसिड्स हैं उनमें से वाटर का एक बड़ा फ्रैक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो वाटर का एक बड़ा फ्रैक्शन जो फैटी एसिड्स के साथ आ रहा है वो यहाँ से अलग हो जाता है और यही हीट एक्सचेंजर यहाँ पर इसका काम है और इन स्टीम को जो है फिर हम यहाँ से अलग कर लेते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन की तरफ उसको लेके जाते हैं। अब इस यहाँ पर हमारे पास जितने भी फैटी एसिड हैं वो सारे के सारे कंबाइन, हमारे पास तमाम के तमाम फैटी एसिड यहाँ पर मौजूद। और अब हम उनको उनकी चेन लेंथ के अकॉर्डिंग, हर फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो इसके अकॉर्डिंगली हर एक का फैटी एसिड का बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट है, तो उनकी चेन लेंथ के अकॉर्डिंगली और हम उनको यहाँ पे डिस्टिल करते हैं और उसको कंडेंसर्स की तरफ लेके जाते हैं। सो हाई वैक्यूम स्टेल से जब उनको कंडेंसर की तरफ लेके जाते हैं तो हम एक्चुअली
डिजायर्ड फैटी एसिड या डिजायर्ड चेन लेंथ के फैटी एसिड को यहाँ से कलेक्ट कर देते हैं। तो ये जो डिस्टिलेट रिसीवर है, इस डिस्टिलेट रिसीवर के अंदर आपके पास फैटी एसिड जो है कंबाइन होते चले जाते हैं। ठीक है जी। सो नाउ यू कैन हैव ए वेरी प्योर फैटी एसिड फ्रॉम ए वेरी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, जिससे आप एक स्पेसिफिक टाइप का फैटी एसिड यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। चूंकि जब हम फैटी एसिड्स को लेते हैं सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उस वक्त हम किसी एक टाइप के फैटी एसिड को तो यूज नहीं करते, लेकिन ऑफ कोर्स उनका एक केयरफुल जो उनकी ब्लेंडिंग है वो बहुत जरूरी है, ताकि आप उससे डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हासिल कर सकें। मसलन मैंने आपको बताया हुआ था पिछले लेक्चर्स में, पहले में, तो कोकोनट ऑयल को यूजुअली हम मिक्स करते हैं, इसकी लेदर फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बहुत अच्छी है, तो ये सोप के अंदर ऐड किया जाता है। तो हम जो प्रोपोर्शन सेट करना चाहते हैं फैटी एसिड्स की, जो कंपोजिशन सेट करना चाहते हैं सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसको हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इस पंप के जरिए इसको हम यहाँ पे मिक्सिंग टावर के अंदर लेके जा सकते हैं। सो इनिशियली जो मिक्सचर था उसको हम यहाँ से कंडेंसर में ले जाकर और उससे डिजायर्ड फैटी एसिड्स को कलेक्ट कर सकते हैं। आप एसएच भी फैटी एसिड्स को यूज करना चाहें तो आप इन फैटी एसिड्स को अलग कर लें और उसके अकॉर्डिंगली बाद में इसकी ब्लेंडिंग करके इसको सोप मैन्युफैक्चरिंग तो भेजें, या इन फैटी एसिड को किसी और एप्लीकेशन के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको मेटालिक सोप्स के लिए प्रिपेयर यूज करना चाहते हैं तो आप इससे डिजायर्ड फैटी एसिड्स की एक प्योर फ्रैक्शन को आप अलग कर सकते हैं। So basic theme is that we can have a very pure fraction of a typical fatty acids from a very complex mixtures of triglycerides. तो उन फैटी एसिड्स को हम यहाँ से अलग करते हैं और उसके बाद उसको मिक्सिंग टावर के अंदर लेके जाते हैं। कास्टिक सोडा, डिपेंडिंग अपॉन दैट, अगर आप सोडियम बेस्ड सोप बनाना चाहते हैं या आप यहाँ पे पोटेशियम बेस्ड सोप बनाना चाहते हैं, इन दोनों को आप इनके अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद इसको हम सोप ब्लेंडर के अंदर लेके जाते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। It depends upon that which type of soap you are manufacturing. If it is like a hard soap or sodium soap, तो जो कि लॉन्ड्री पर्पज के लिए यूज करते हैं, तो उनके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रोपोर्शन है वो सोप के अंदर जो फैटी एसिड है उनके अकॉर्डिंगली या उसकी जो स्पोनिफिकेशन वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप यही सोप स्किन के लिए बनाना चाहते हैं तो स्किन या ब्यूटी सोप्स के अंदर जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कली की अमाउंट जो है कम रखी जाती है relatively to the स्पोनिफिकेशन वैल्यू, बिकॉज वहाँ पे सुपर फैटिंग एजेंट्स को जो है वो फैट्स को रखना चाहते हैं, ऐसी फैट्स जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन ना हो बल्कि एक्सेसिव हो या इजाफी तौर पे वहाँ पर मौजूद हो, वो मुकम्मल तौर पर स्पॉनिफाइड ना हो, तो उनको हम कहते हैं सुपर फैटिंग एजेंट्स। और सुपर फैटिंग एजेंट्स का पर्पज ये होता है कि उनका स्किन के साथ ऐसे सोप का एक्शन जो है वो जेंटल रहे और वो उनकी प्रोपोर्शन ज़्यादा हो, क्योंकि अगर अल्कली ज़्यादा होगी सोप के अंदर तो फिर ऑफ कोर्स ये स्किन के लिए डैमेज जो है वो डैमेजिंग होगी, डिटोरिएट करेगा स्किन को, इसलिए इसको हम प्रेफर नहीं करेंगे। तो सुपर फैटिंग एजेंट्स को हम स्किन सोप के अंदर जो है वो प्रेफरेबली यहाँ पर। एक चीज और जो कि बिल्कुल मैं आपको साथ साथ बताता जो हम बैच प्रोसेस से डिफरेंट कर रहे हो, ये कि हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को यूज नहीं कर रहे। अगर हम सोडियम क्लोराइड को यहाँ पर यूज नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि ऑफ कोर्स उसको रिकवर करना भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वहाँ पे इसको यूज इसलिए करते थे कि वहाँ पे ग्लिसरीन भी थी और सोप था, तो सोप और ग्लिसरीन की सेपरेशन के लिए हम सॉल्ट को यूज करते थे, जो कि यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इस लिहाज से आपके पास जो सोप यहाँ पे बनेगा वो रिलेटिवली प्योर प्योर फॉर्म होगी और उसके अंदर जो है वो सोडियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज एज सच मौजूद नहीं होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब हम बैच प्रोसेस डिस्कस करते थे तो हम बताते थे कि सोप नीट सोप बनता है, फिर उसमें से कुछ नीगर सोप बनता है बाद में, और फिर बाद में डार्क सोप बन रहे होते हैं, डार्क नीगर सोप बन रहे होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे केयरफुली ब्लेंड एक यूज कर रहे हैं, जो आपको ब्लेंड चाहिए फैटी एसिड्स का, लेट्स से आप स्टीविक एसिड को यूज कर रहे हैं, पामेटिक एसिड के साथ यूज कर रहे हैं, या आप इसके साथ यहाँ पे कोकोनट ऑयल जो है वो उससे चेक कर रहे हैं। अगर आप इन ऑयल्स को यूज कर रहे हैं जो आपके पास प्रोपोर्शन है एग्जैक्ट और आप उसे सोप बना रहे हैं, तो फिर इसमें नीगर सोप या इस तरह के डार्क सोप बनने के चांसेस बहुत कम होंगे और उनकी प्रोपोर्शन या फ्रैक्शन जो है वो ना होने के बराबर होगी। तो आपके पास प्योर फैटी एसिड है तो सोप के अंदर भी प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्ट होंगी और सोप भी आपके पास इसी तरह से आपको मिलेगा कि इसके अंदर किसी किस्म की इम्प्योरिटीज जाहिर नहीं हो रही। ठीक है, तो लिहाजा एक तरह से जो प्रोडक्ट है वो यूनिफॉर्म क्वालिटी की होगी और थ्रू आउट यूनिफॉर्म क्वालिटी की रहेगी। ठीक है जी।
क्योंकि आपके पास जो फ्रैक्शन या जो आपने फॉर्मूलेशन सेट करनी है फैटी एसिड्स की, उनके अकॉर्डिंगली वही चीज़ें सोप में रिप्रेजेंट हो रही है। लिहाजा यहाँ पे नीगर सोप या डार्क सोप इस तरह की प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो रही होगी। तो सोप के यहाँ पर आप ऑफ कोर्स नीड सोप तो बनता ही बनता है, साथ में जो एक सेमी ट्रांसपेरेंट नेचर है, ठीक है जी। उसके बाद उसको हम फिनिशिंग प्रोडक्ट की तरफ लेके जाते हैं, फिनिशिंग स्टेज की तरफ लेके जाते हैं, और उसके अंदर से हम जो मॉइस्चर है उसको भी थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करते हैं। समटाइम्स एयर भी कुछ इसके अंदर रहने देते हैं, और उसका पर्पज़ यही होता है कि हम जो सोप है उसको डिज़ायर्ड वेट जो है वो देना चाहते हैं, ठीक है जी। सो इस सोप को जो है कन्वेंशनल सोप फिनिशिंग, बार सोप के अंदर या फ्लेक्स के अंदर या पाउडर जिसके अंदर आप इसको प्रोसेस करना चाहें, वो प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप इसको हाई प्रेशर स्टीम के अंदर लेकर जाएँगे, ठीक है जी, और उसमें से आप एक बड़ी फ्रैक्शन जो है वो वाटर की कम कर देंगे, और उसके बाद जब आप इसको एरेटेड बार सोप के अंदर कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो जो वाटर है उसको हम यहाँ से जो है वो फ्लश ऑफ कर सकते हैं फ्लैश टैंक्स के अंदर। फ्लैश टैंक जो है इसका पर्पज़ ये है कि जब आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर के ऊपर इसको मूव करते हैं, तो वाटर की एक बड़ी फ्रैक्शन जो है वो यहाँ से इवेपोरेट हो जाती है, ठीक है जी। सो एयर की अमाउंट जब इसके अंदर एंटर की जाती है, तो इसको हम इसको ये इसलिए नाम देते हैं कि ये एरेटेड बार सोप का नाम देते हैं, ठीक है जी। और यूजुअली जो प्रोसेस है यहाँ से हम जो हीट एक्सचेंजर से फ्लैश टैंक से जब हम आते हैं तो टेम्परेचर 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जिसको हम ग्रेजुअली कम करके 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर रहे हैं। तो इस सोप को हाई प्रेशर पंप्स के साथ लेके जाते हैं। देन वी पास ऑन सम स्टीम विद इट, व्हिच इज़ हीट एक्सचेंजर, एक बड़ी फ्रैक्शन वाटर की यहाँ से कम करते हैं। फ्लैश टैंक से जब इसको पास ऑन करते हैं तो प्रेशर रिलीज़ करते हैं, जिससे वाटर का एक बड़ी अमाउंट जो है वो इवेपोरेट हो जाती है, और उसके बाद फिर हमारे पास इसके अंदर एयर जो है वो ऐड करते हैं सोप के अंदर, ठीक है जी। और देन वी गो फॉर सम फॉर्मेशन ऑफ एरेटेड बार सोप और सम पैकेजिंग ऑपरेशंस। तो फाइनली जो सोप बन रहा होता है, उसको आप जो है वो यहाँ से पैकेजिंग की तरफ ले जाते हैं। एडिटिव्स ऐड करने हैं, बिल्डर्स ऐड करने हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके पिछले भी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आप अ, फ्रेग्रेंस एजेंट्स ऐड कर सकते हैं, कोई आप डाइज़ ऐड कर सकते हैं, और इसके वेयर रेट को कंट्रोल करने के लिए या हार्ड वाटर के अंदर इसके एक्शन को इम्प्रूव करने के लिए आप दूसरी चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस स्टेज के ऊपर से आप कंटीन्यूअस प्रोसेस से सोप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। सो साइड बाय साइड अगर आप इसको कंपेयर कर लेंगे, तो आप बता सकेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है। टेम्परेचर यूजुअली 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जो कि वहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक या मैक्स जो है वो 150 तक जाता है बैच प्रोसेस के अंदर। और यहाँ पर हमारे पास जो है प्रेशर जो है वो 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ज़रूरत है, बल्कि वो यूजुअली जो है वो अ, जो आपके पास कन्वेंशनल है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके अकॉर्डिंगली बैच प्रोसेस करते हैं। सिर्फ जहाँ हम वहाँ पे स्टीम को ऐड करते हैं, तो उस वक़्त हम मैकेनिकल एजिटेशन से हम अवॉइड कर सकते हैं, और ऐसे में आपके पास रिड्यूस्ड प्रेशर के ऊपर मिक्सिंग हो सकती है। समटाइम्स कैटालिस्ट की ज़रूरत हमें उधर भी रहती है, इधर भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये आपके पास प्योर फ्रैक्शन है, तो फिर हम कैटालिस्ट को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है जी? हाइड्रोलिसिस के लिए। ठीक है जी? तो ये यूजुअली कैल्शियम के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, मैग्नीशियम के ऑक्साइड हो सकते हैं, जिंक के ऑक्साइड हो सकते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, और ये 1 to 2% के करीब होता है। ठीक है? सो कन्वर्जन रेट हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 99% तक है, जो कि उसके मुकाबले में 80% उससे भी कम रहता है, और रिलेटिवली यहाँ पर बस यूनिफॉर्म प्रोडक्ट जो है वो बन रही होती है। सोडियम क्लोराइड की सेपरेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रहती, जो कि बैच प्रोसेस के अंदर रहती है। सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके अलावा फैट्स जो कि ग्लिसरीन के साथ वहाँ पर आते थे, यहाँ पे वो नहीं आते। ना सोडियम क्लोराइड आता है और ना सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है। हाँ, स्मॉल फ्रैक्शन जो है वो उसकी अपीयर होती है यहाँ पे फैटी एसिड्स की, उसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी? तो एक्चुअली जो बैच प्रोसेस है वो स्मॉल स्केल के लिए सूटेबल है। ठीक है जी? उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी लो होती है, ठीक है? और वो आप कह सकते हैं कन्वेंशनल प्रोसेस है जिसके तहत हम सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये एक एडवांस प्रोसेस है, जिसके अंदर आपके पास हर बार यूनिफ़ॉर्म प्रोडक्ट क्वालिटी आपको मिलती है, और जो यील्ड्स हैं, रिकवरीज़ हैं, वो भी यहाँ पर हाई रहती है। और यहाँ पे जो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, वो भी रिलेटिवली कम होती है। लेकिन ऑफ कोर्स जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो बैच प्रोसेस के मुकाबले में यहाँ पर हाई। सो ये एक ओवरऑल फेज है जिसके तहत आप
कंटिन्यूस प्रोसेस के तहत सोप की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है जी। अ, ये जो ग्लिसरीन यहाँ से आ रही होती है, इसको हम ट्रिपल इफेक्ट वेपोरेटर से गुजारते हैं। आई विल शो यू इन अ मिनट। ओके, हियर इट इज। ठीक है जी। ये ग्लिसरीन रिकवरी है जो कि हमारे पास स्वीट वाटर से आ रही है। अच्छा, ये जो 10 से 20% तक ग्लिसरीन का मिक्सचर जो है ना वाटर के साथ, इसको हम स्वीट वाटर का नाम देते हैं। तो बेसिकली वो जो स्वीट वाटर है, इट एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ग्लिसरीन। ठीक है जी। तो इसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास स्वीट वाटर है। सो ग्लिसरीन जो है वो यहाँ पे सबसे पहले हम फ्लैश टैंक से गुजारते हैं। फ्लैश टैंक से मैंने बताया था कि हम प्रेशर थोड़ा रिलीज करते हैं और वाटर का एक बड़ा फ्रैक्शन जो है वो यहाँ से निकल जाता है, लेकिन स्टिल वाटर इसके साथ मौजूद रहता है। इस फ्लैश टैंक से जो हमारे पास एक फ्रैक्शन वाटर का लूज करते हैं, उसके बाद हम ग्लिसरीन को लेके जाते हैं ट्रिपल इफेक्ट वेपोरेटर की तरफ। अच्छा, ये जो ट्रिपल इफेक्ट वेपोरेटर है या इसको मल्टीपल इफेक्ट वेपोरेटर कहते हैं, इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है, आप लोग इवेपोरेशन के अंदर इसको पढ़ रहे होंगे यूनिट ऑपरेशंस के चैप्टर में। तो आपको एक्सप्लेन किया गया होगा कि एक्चुअली जो हम यहाँ पर स्टीम यूज करते हैं, हम यहाँ पर हमारे पास स्टीम कॉइल्स होते हैं और ये स्टीम कॉइल्स कुछ इस तरह से एडजस्ट किए जाते हैं कि जो फ्रैक्शन हमारे पास यहाँ पर आती है, इसमें से हम इसको वाटर को रिमूव करना चाहते हैं, वाटर को कम करना चाहते हैं ताकि ग्लिसरीन प्योर हो। तो उसके लिए हम स्टीम कॉइल जब आप इसको हीटिंग करते हैं, तो हीट करने से ऐसा होता है कि आपके पास जो वाटर है वो यहाँ से वेपर्स की सूरत में सर टॉप के ऊपर यहाँ पे कलेक्ट होता है। सो एक फ्रैक्शन जो बड़ी फ्रैक्शन वाटर की है, वो इस स्टीम हीटिंग की वजह से टॉप के ऊपर कलेक्ट हो रही होती है इन वेपर्स के अंदर, और आपके पास जो कंसंट्रेटेड फ्रैक्शन है वो यहाँ बॉटम में रहती है, लेकिन इट स्टिल समहाउ कंटेन्स वाटर। तो उसको हम पहले चैम्बर से दूसरे चैम्बर में शिफ्ट करते हैं। ठीक है जी। दूसरे चैम्बर के अंदर क्या है कि वो वेपर्स जो यहाँ पर कलेक्ट है, एक्चुअली वो वेपर्स वो होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है जी। और लिक्विड फेज से गैशियस फेज में आते हैं। जब ये गैशियस फेज में आते हैं, तो इस ट्रिपल इफेक्ट वेपोरेटर के अंदर इन्हीं वेपर्स, क्योंकि इनका टेम्परेचर हाई होता है, इनको हम इस तरह बाहर एनवायरनमेंट में इस तरह एक्सपोज नहीं करते, बल्कि इसकी एनर्जी को एक तरह से रीयूज कर देते हैं। तो इन वेपर्स की एनर्जी को रीयूज करने के लिए, दोबारा से इस्तेमाल में लाने के लिए, हम इनको दोबारा से दूसरे चैम्बर के अंदर ले जाते हैं। तो इन वेपर्स की एनर्जी को जब हम यहाँ से रीयूज करते हैं, तो एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है और फर्दर यहाँ पर जो वाटर है वो रिमूव होकर वेपर्स फॉर्म के अंदर कलेक्ट होता चला जाता है। तो इस मल्टीपल इफेक्ट वेपोरेटर की वजह से वाटर का जो है एक बड़ा पार्ट जो है वो यहाँ से ग्लिसरीन से अलग किया जा सकता है। ठीक है जी। सो ग्लिसरीन से हम वाटर को इस तरह रिमूव करते हैं। सेकेंड टावर के अंदर भी आपके पास बॉटम में ग्लिसरीन रहती है, वो पहले टैंक की निस्बत अब और ज्यादा यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाती है। एक कंसंट्रेशन तो जो कि इस कॉइल्स की वजह से यहाँ पे थी, ग्लिसरीन कंसंट्रेट हुई और वेपर जो है वो टॉप टॉप पर कलेक्ट हो गया। और दूसरे जब चैम्बर में, दूसरे टावर में जब हमने इसको शिफ्ट किया, तो फिर यहाँ पर हमारे पास बॉटम में ग्लिसरीन थी, इन्हीं वेपर्स ने दोबारा फिर से इसको हीटअप किया, उनकी एनर्जी को रीयूज किया हीट एक्सचेंजर की मदद से, और फिर उसकी वजह से उसको हीट किया तो वेपर्स हमारे पास यहाँ कलेक्ट हो गए। ऑफ कोर्स यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा हाई था इन वेपर्स का, सेकंड के अंदर जाके टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया, बिकॉज सम ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड फॉर द इवेपोरेशन ऑफ द रिमेनिंग सॉल्वेंट, जो कि रिमेनिंग सॉल्वेंट यहाँ पर था, उससे उसके लिए इस्तेमाल होगी, उसको इवेपोरेट करने के लिए। और फिर सेकंड से थर्ड चैम्बर या थर्ड इवेपोरेटर की जानिब हम मूव के, यहाँ पर मूव करने का पर्पज ये था कि जो बॉटम के अंदर हमारे पास कलेक्टेड सेकंड कंसंट्रेटेड ग्लिसरीन है, उसको एक दफा फिर हम जो रिमेनिंग जो वेपर्स हैं, जो रिमेनिंग उनकी एनर्जी है, उसको यूज कर सकें। तो इन वेपर्स की एनर्जी को भी रीयूज करने के लिए दोबारा फिर से हम इनको ट्रीट करते हैं यहाँ पे, और इसके नतीजे में आपके पास जो रिमेनिंग कुछ समहाउ जो मॉइस्चर है या जो वाटर कंटेंट है, वो यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से फिर इजेक्ट कर लेते हैं और इसको रिमूव कर लेते हैं। सो इस ऑपरेशन का फायदा ये है कि ऐसा करने से एक
टॉवर की या एक चैम्बर की जो एनर्जी है उसको हम दूसरे चैम्बर के अंदर रीयूज कर लेते हैं और दूसरे से फिर तीसरे के अंदर ले जाके भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होती चली जाती है, ठीक है जी। और इसको अगर हम सिंपली एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपोज कर दें तो फिर ये वेपर्स की एनर्जी हम रीयूज नहीं कर सकेंगे। तो इन वेपर्स को रखते हैं और हीट एक्सचेंजर की बदौलत हम यहाँ पर उसको कंसंट्रेट करते चले जाते हैं। तो लिहाजा एक बड़ा फ्रैक्शन जो कि वाटर और ग्लिसरीन का मिक्सचर था हमारे पास, उसको हम यहाँ से अलग करते चले जाते हैं और वेपर यहाँ से दूर होते हैं। नाउ वी हैव अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन के साथ अब देखें हमारे पास इम्प्योरिटीज कौन कौन सी हो सकती है। वाटर तो सॉल्वेंट है जिसके अंदर हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमने हाइड्रोलिसिस की है। इस हाइड्रोलिसिस के बाद अगर हम गौर करें तो बैच प्रोसेस में प्रॉब्लम ना तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा और ना ही यहाँ पर सोडियम क्लोराइड होगा। तो लिहाजा ग्लिसरीन की रिकवरी ज्यादा एफिशिएंटली कंटिन्यूस प्रोसेस से ही होगी क्योंकि ना तो हमने ग्लिसरीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया था शुरू में, ना सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया था सोप मैन्युफैक्चरिंग जैसे हम बैच प्रोसेस में करते थे कि इनिशियल स्टेज पे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ट्रीट कर दिया, फिर सोडियम क्लोराइड भी डाल दिया। क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोलिसिस की हुई थी तो लिहाजा यहाँ पे ना सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना सोडियम क्लोराइड, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ग्लिसरीन, वाटर और स्मॉल फ्रैक्शन जो है वो फैटी एसिड्स की। तो क्रूड ग्लिसरीन सेटलिंग टैंक के अंदर करते हैं। इफ देयर आर सम सेटलिंग इम्प्योरिटीज तो उसको हम यहाँ से अलग कर लेते हैं। और अगर हमारे पास सरफेस के ऊपर कुछ, क्योंकि अब ज्यादा अब डेंसिटी का डिफरेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि ग्लिसरीन अब और ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर आ गई। पहले तो वाटर था ना सिंपली, तो वाटर हम रिमूव करें तो ग्लिसरीन और ज्यादा कंसंट्रेट होगी और अगर आपके पास कोई रिमेनिंग फैटी एसिड्स हैं तो वो यहाँ पर सरफेस के ऊपर जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं जिसको हम स्किमिंग के जरिए अलग कर सकते हैं। तो ये जो फैट स्किमिंग है ये इंडिकेट करती है कि ये जो सरफेस के ऊपर हासिल होने वाले आपके पास फैटी एसिड्स हैं या मिक्स जो फैटी एसिड्स हैं उनको हम यहाँ से तो स्लाइटली इसको अल्कलाइन कर लेते हैं। इसकी पीएच को एडजस्ट करते हैं तकरीबन 8 से लेके 8.5 तक ताकि यहाँ पे करीजन ना हो, ठीक है जी। अदरवाइज यहाँ पे कुरियन हो सकती है। कुरियन को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर इस वेपोरेटिव की हम इसको थोड़ा सा अल्कलाइन करें। हाई प्रेशर स्टीम से इसको जो हम पास ऑन करते हैं और फिर ग्लिसरीन स्टिल के अंदर ले जाते हैं और देन वी गो फॉर इट्स कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को इसको फिर हम कंडेंसर से गुजारते हैं। तो हमारे पास जो है 90% तक के या 90% से लेकर 99% तक जो है वो ग्लिसरीन हमारे पास प्योर हो चुका है। पहली स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर 80% तक की होती है ग्लिसरीन की, ठीक है जी। और उसके बाद जनाब इसको जब हम लेके जाते हैं कंडेंसर की जाने तो फिर वहाँ से डिफरेंट रेट्स में प्रोडक्ट को कलेक्ट करते चले जाते हैं, ठीक है जी। हीट एक्सचेंजर के अंदर जो टेम्परेचर हम यहाँ पे इसको देते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, ठीक है जी। 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देते हैं और उसके बाद इसको वैक्यूम के अंदर डिस्टिलेशन करते हैं बिल्कुल रिड्यूस्ड प्रेशर के ऊपर 0.01 या इससे भी कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर रिड्यूस करते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद ग्लिसरीन को जो है वो इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग टेम्परेचर्स, ठीक है जी, इसको हम ग्लिसरीन को कलेक्ट करते हैं। पहले चैम्बर से जो हमारे पास ग्लिसरीन आती है वो तकरीबन 99% ग्लिसरीन होती है, ठीक है जी, जो कि हमारे लिए मोस्टली फार्मास्यूटिकल ग्रेड की ग्लिसरीन है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस के अंदर इसको हम यूज करते हैं। और सेकंड और थर्ड स्टेज के अंदर हमारे पास जो रिलेटिवली लो क्वालिटी ग्लिसरीन होती है जिसकी परसेंटेज या जिसकी प्योरिटी थोड़ी सी कम होती है जिसको दोबारा से फिर से ट्रीटमेंट की जरूरत है। इन केस अगर ग्लिसरीन का जैसे मैंने बैच प्रोसेस के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर ग्लिसरीन जो है इसके अंदर कोई कलर यहाँ पे अपेयर हो रहा है, कोई टेंच अपेयर हो रहा है तो इसको मैं ब्लीचिंग टैंक की तरफ लेके जाना पड़ता है। तो ब्लीचिंग टैंक के अंदर ले जाने के लिए इसको हम अगेन एक्टिवेटेड चारकोल से गुजारते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल से गुजारते हैं तो फिर इसको वो उसके जो कोई भी इम्प्योरिटीज होती हैं एक्टिवेटेड चारकोल जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है जी। और ना सिर्फ इसके कलर को बेहतर करता है, ब्लीचिंग इम्पैक्ट को इम्प्रूव करता है, बल्कि अगर कोई और इम्प्योरिटीज भी हैं तो उसको भी यहाँ से एक्टिविटी चारकोल से जाने से इसको प्योर फॉर्म के अंदर, ठीक है जी। So and then we go for the filtration to remove any of the rest of the impurities और उसके बाद जनाब हम यहाँ से ग्लिसरीन जो कि रिफाइंड फॉर्म के अंदर है 95 से 99% तक उसको हम यहाँ से करते हैं। तो इस तरीके से जो ग्लिसरीन हमें मिलती है वो प्योर फॉर्म में होती है और उसको डायरेक्टली फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिबल क्वालिटी के अंदर, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस के अंदर, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ग्लिसरीन जो है स्वीट वाटर से जो कलेक्ट की जाती है उसका प्रोसेस जो है ये आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया।
ये कंटिन्यूस प्रोसेस और उसके साथ साथ ग्लिसरीन की रिकवरी ये बिल्कुल इस लेक्चर का हिस्सा है। और ये आप इनको दोनों को कंपेयर कर सकते हैं पिछले लेक्चर से, जिसके अंदर हमने बैच प्रोसेस पढ़ा था और स्पेंट लाइसिक ग्लिसरीन की रिकवरी पढ़ी थी। तो ऑफ कोर्स उस प्रोसेस से ये इंटायरली डिफरेंट है कि जो ग्लिसरीन की रिकवरी हम वहाँ करते थे, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ती थी, एलम के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, और वहाँ से हमें मेटालिक सोर्स बना के फैटी एसिड को अलग करना पड़ता था, सोडियम क्लोराइड को अलग करना पड़ता था, जबकि यहाँ पर ये सारे काम नहीं करना। ठीक है जी। तो यहाँ से रिलेटिवली ज़्यादा एफिशिएंटली ग्लिसरीन को हम रिकवर कर सकते हैं, जिसकी प्योरिटी भी हाई होती है और जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ जो हैं, वो इनबिल्ट जो इम्प्योरिटी जो आ रही होती हैं कंटीन्यूअस प्रोसेस से, वो भी कम होती है। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आप ग्लिसरीन की यील्ड को कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा-सा जो पीछे हमने चीज़ें पढ़ी कि हम ये मालूम कर सकें कि एस्टर वैल्यू क्या है ऑयल्स की, क्योंकि आप एस्टर वैल्यू से ही अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपको ग्लिसरीन कितनी रिकवर हो, ठीक है जी। और एस्टर वैल्यू मैंने बताया था कि स्पोनिफिकेशन वैल्यू और एसिड वैल्यू के डिफरेंस से आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप एस्टर वैल्यू को मालूम कर लें, जिससे वो जो कि स्पोनिफिकेशन वैल्यू माइनस जो है वो एसिड वैल्यू मिलेगी, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ग्लिसरीन कैसे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यूजुअली जो हमारे पास परसेंटेज ग्लिसरीन के कंटेंट होते हैं उसको हम जो फॉर्मूला है मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। वो जो है वो 92 और डिवाइडेड बाय 92 जो है वो ग्लिसरीन का वेट है, इसको डिवाइड किया जाता है 168 से, ठीक है जी। तो 168 से डिवाइड करें आप उसको, मल्टीप्लाई करें एस्टर वैल्यू के साथ, तो आप इससे मालूम कर सकते हैं कि आपको थ्योरेटिकली ग्लिसरीन कितनी रिकवर हो सकती है। ठीक है जी। सो जो कैलकुलेशंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि ग्लिसरीन जो है वो कैसे रिकवर की जा सकती है। मीन वाली सारी डिटेल्स जो है वो मैंने आपको एसिड वैल्यू और सॉलिडिफिकेशन वैल्यू इस एक पीडीएफ के अंदर शेयर की हुई है आपके साथ मैंने। मैं थोड़ा सा इंतजार करूँ फाइल ओपन हो जाए, या अदरवाइज इसके बाद मैं आपको जो है वो अपलोड कर देता हूँ, ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि थ्योरेटिकली जब आपके पास कोई फैटी एसिड है जिसकी आपके पास एस्टर वैल्यू है और आपके पास उसकी स्पॉनिफिकेशन वैल्यू है, तो आप उससे ग्लिसरॉल के कंटेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स एंड वैल्यूज हैं, स्लिप, मेल्टिंग पॉइंट, क्लाउड पॉइंट, स्मोक पॉइंट। यूजुअली हम एसिड वैल्यू, स्पॉनिफिकेशन वैल्यू और एस्टर वैल्यू के साथ जो है वो ज़्यादा डील कर रहे हैं। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर और इन स्लाइड्स मैं कुछ आपके पास नोट्स आपको शेयर करूंगा, जिसमें हम कम से कम ये डिस्कस करेंगे कि एस्टर वैल्यू जो है उससे हम कैसे ग्लिसरीन के कंटेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। So far that's it from my side. If you have any question or any concern, just let me know. I would be happy to answer. और उससे आने वाले लेक्चर में नेक्स्ट वीक में हम सोप फॉर्मुलेशंस इसको डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जो एडिटिव्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनकी पर्पस और उनकी टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। So that's it from today's lecture. If you have any question, just let me know. Thank you so much.